वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। सो इन लास्ट लेक्चर में जो है हमने अपना साउथ इंडिया वाला पोर्शन पढ़ा था कि 850 से 1200 एडी के बीच में जो है एक बहुत ही शक्तिशाली जो है एक वंश उभर के आया, चोल वंश वहां पे। और उसी का जो है अधिकार हो गया श्रीलंका तक, मालदीव तक, और वो चाइना के साथ जो है वो अपना ट्रेड कर रहे हैं। और वो बढ़ता बढ़ता जो है गंगा तक जो है उनका एक राजा पहुंच गया और वहां एक पाल राजा को जो है उसने जो है हराया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में उस दौरान क्या हो रहा था। नॉर्थ इंडिया में हमने 750 से 1000 के बीच में देखा था कि तीन जो वंश है वो चल रहे हैं। अब उसके बाद जो है वहां पे क्या हुआ। अब अगर बात करें स्टूडेंट की हमने अगर हम 900 एडी के दौर की बात करते हैं तो 900 एडी में जो है इंडिया कुछ इस तरह से था कि चोल जो है साउथ इंडिया पे पूरे राज कर रहे हैं। और अगर हम सेंट्रल इंडिया वाली बात करें, डेक्कन वाले क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ राष्ट्रकूट है। ईस्टर्न में जो है पाल डायनेस्टी है। और अगर हम बात करें वेस्टर्न वाले पार्ट की, थोड़ी सी सेंट्रल इंडिया की, तो वहाँ पे जो गुज्जर प्रतिहार जो है वो जो है राज कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि बाहर से जो है अरबों के जो है आक्रमण शुरू हो चुके हैं। 712 एडी में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ पे जो है अटैक कर रहे हैं सिंध वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे कि 1000 से 1200 एडी के बीच में नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ। पहले हमने देखा कि ये तीन पावर्स हैं। अब ये तीन पावर जो है कन्नौज क्षेत्र को लेके जो है आपस में लड़ रही हैं। और लड़ते लड़ते जो है ये आपस में जो है खत्म हो जाती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि इनकी जगह पे जो है राजपूत डायनेस्टीज जो है उभर के आती है, जिनका जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा रोल रहता है कुछ दौर के लिए जो है। अब बात करते हैं कि अगर ये टूट रही है तो इनकी जगह पे जो वंश आ रहे हैं, जो डायनेस्टीज आ रही हैं, वो कौन कौन सी। तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करें राजस्थान वाले क्षेत्र की, तो वहां पे जो एक वंश उभर के आ रहा है चौहान वंश। ठीक है, तो और वो सांबर वाला जो क्षेत्र है, सांबर जो लेके है राजस्थान में, वो वाला क्षेत्र जो है उनके अधीन था। ठीक है, ये छोटे छोटे वंश थे, छोटे छोटे क्षेत्रों पे जो है ये राज करते थे। और ऐसा ही माना जाता है कि हमने पहले पढ़ा था कि हूणों का आक्रमण हो रहा है गुप्ता के समय पे, और हूण जो है यहाँ पे बस रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि हूण यहाँ पे जो है बस चुके हैं और धीरे धीरे जो है यहाँ की सोसाइटी में मिल गए हैं। और यहाँ पे उनके विवाह जो उनके बच्चे हुए आगे, उनको ही जो ऐसा बोला गया कि वो राजपूत वंश जो है कहलाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश वाली सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहां पे एक वंश उभर के है चंदेल वंश, बुंदेलखंड वाला जो रीजन है। ठीक है, मालवा क्षेत्र की बात करें तो वहां पे जो है परमार वंश जो है उभर के आया। अब अगर बात करें दिल्ली में जो है तोमर वंश था कोई। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात वाले क्षेत्र की, तो वहां पे जो है चालुक्य जो हमने पहले पढ़े थे, उन्हीं के जो है कोई पूर्वज वहां पे रहते थे। और जो है उन्हीं से जो है कोई वंश निकल के आया है सोलंकी। ठीक है, अब बात करते हैं बंगाल में जहां पहले पाल थे, वहां पे जो है कोई वंश उभर के आ रहा है, वो है सेन वंश। अगर बात करें कन्नौज की, जहां जिसके पीछे जो है ये तीनों वंश जो है लड़के खत्म हो गए थे, वहां पे कोई डायनेस्टी है घाड़वाल डायनेस्टी। ये घाड़वाल वो नहीं है जो कि हम पढ़ते हैं कि उत्तराखंड का रीजन घड़वाल, वो घड़वाल है और ये है घाड़वाल। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें तो हमने यहाँ से पढ़ना है। अगर हम बात करें कि हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर हम बात करें कि हम तोमर वंश के बारे में थोड़ा सा देख, हमने इसकी आउटलाइनिंग लेनी, कई बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हमने देखना है कि सोलंकी वंश के बारे में देखना है हमने। ठीक है, और सेन वंश के बारे में जो हम लेटर फेज में पढ़ेंगे, जब सेन वंश जो है बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाता है, उस टाइम पे इसका थोड़ा सा जिक्र होता है, उस टाइम हम देखेंगे। अब फिर बात करें कि इसी दौरान में हमने पहले पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर रहा है, तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध तक पहुंचा है। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद जो है अटैक होना शुरू हो गए। फिर हम लेटर फेज में पढ़ते हैं कि जो गजनी का अटैक हुआ, गौरी का अटैक हुआ। तो हम देखेंगे कि उसी दौर में जो है, इन्हीं के दौर में जो है अटैक हो रहे हैं गौरी के, गजनी के और गौरी के। तो कौन जो है इसके साथ युद्ध करता है, कौन उनको रोकता है। तो अब हम शुरू करेंगे चौहान वंश। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं चौहान वंश के बारे में, जिसके बारे में जो आपने बहुत ही सुना होगा। तो चौहान वंश वही वंश था जो मैंने आपको बताया कि सांबर राजस्थान वाले जो क्षेत्र में था वहां पे था। अब बात करें कि इसका फाउंडर कौन था, इसका संस्थापक कौन था, तो सिंह राजा करके जो है आपने याद रखना है, सिंह राजा करके कोई पर्सन है, वो जो है इस वंश की जो है स्थापना कर रहा है, चौहान वंश की। ठीक है, अब आते हैं कि नेक्स्ट राजाओं की तरफ। दो इंपॉर्टेंट राजा है आपने जो है इनके याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका एक राजा है विग्रह राजा फोर, जिसको जो है विसलदेव फोर भी जो है बोला जाता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड रहा है 1150 से लेकर 1164 एडी के बीच में रहा है। ठीक है, इसने क्या किया कि मैंने आपको बताया कि उसी समय जो है राजपूत वंश और दिल्ली पे जो है तोमरों का जो है अधिकार। तो इसने 1151 में जो है 1151 एडी में जो है इसने दिल्ली पे अटैक किया और तोमर राजाओं को जो है इसने हरा दिया। लेकिन इसने तोमर राजाओं को ही परमिशन दी कि आप लोग जो है मेरे बिहाफ पे जो है वहां पे राज कर सकते हैं, कि राजा मैं ही होऊंगा, लेकिन आप मेरे बिहाफ पे जो है वहां पे राज करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें विग्रह राजा फोर, विश्वदेव फोर की, ठीक है, तो ये वही राजा है जिसने जो है अपने राज्य में जो है वहां पे जो है 2.5 दिन का, अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था।
वहां पे जो है एक संस्कृत कॉलेज बनाया था, जिसमें जो है बाद में चल के आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि 2.5 दिन का चोपड़ा बना, तो वो जब हम बाद में पढ़ेंगे मैं आपको रिलेट करूंगा कि विजय राजा फोर और जब 2.5 दिन का चोपड़ा जो है आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान थ्री की। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1170 से लेकर 1192 एडी के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट राजा अगर है कोई चौहान वंश का तो वो है पृथ्वीराज थ्री। ठीक है, अब पृथ्वीराज थ्री की जो अगर बात करें तो पृथ्वीराज थ्री जो था उसको राय पिथौर बोलते थे। पिथौरगढ़ का किला भी बनवाया था, इसको जो है राय पिथौर जो है बोला जाता था। ये जो है 11 वर्ष की आयु में जो है राजा बन गया है, और इसने जो है दो इंपॉर्टेंट जो युद्ध लड़े हैं वो है त्राइन वन और त्राइन टू की लड़ाई। ठीक है, ये जो युद्ध है इसने ये लड़े हैं इसने मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक है, अब जब मोहम्मद इसके बाद जब मोहम्मद गौरी की बात करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि पहले युद्ध में क्या होता है, दूसरे युद्ध में क्या होता है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे इसके बाद, अगर हम बात करें तो हम देखेंगे अपना जो नेक्स्ट वंश है वो वंश है हमारा सोलंकी वंश। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो राजपूत डायनेस्टी थी, राजपूत वंश था, वो था सोलंकी, जिनको जो है गुजरात का चालुक्य बोला जाता है। गुजरात वाले क्षेत्र में जो है ये वंश था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है दो ही राजा इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है। अगर बात करें पहला राजा है भीमावन और दूसरा है भीमाटू। अब भीमावन के बारे में देखते हैं। अब क्या हुआ कि भीमावन के समय पे जो है अटैक हो रहा है, यहाँ पे जो है सेकंड जो है मुस्लिम अटैक हो रहा है, और उस बंदे का नाम है मोहम्मद गजनी। ठीक है, अब उसने क्या किया कि आपने पढ़ा है कि उसने 17 बार यहाँ अटैक किया, और उसने जो है 16 अपनी अटैक में जो 16 जो उसकी रेट थी उसमें जो सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो अगर बात करें कि सोमनाथ मंदिर की जो मरम्मत करवाई थी जब 16वां अटैक किया था मोहम्मद गजनी ने, वो किसने करवाई थी? वो भीमावन ने करवाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से, और इसकी पत्नी है रानी उदयमती। रानी उदयमती ने बनवाया है रानी की बॉव। रानी की बॉव जो आज हम देखते हैं कि हमारे जो 100 रुपीज का नया नोट है उसके ऊपर जो बनी हुई है रानी की बॉव, मतलब रानी की उसने जो है बावड़ी बनाई थी एक, और उसको जो है रानी की बॉव बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे राजा की। दूसरा राजा है भीमाटू। ठीक है, इसको जो है मूल राज भी जो है बोला जाता है। अब भीमावन के समय में क्या हुआ कि भीमावन के समय में जो है यहाँ अटैक हो रहे हैं मोहम्मद गजनी के, और भीमाटू के समय में जो है यहाँ अटैक हो रहे हैं मोहम्मद गौरी के। जब हम मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में जो है इनके साथ जो है रिलेट हो जाएगा टॉपिक। तीसरा जो इंपॉर्टेंट राजा है जो जिसका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है पेपर में, इनका एक राजा हुआ करण, और उसने एक शहर की स्थापना कर दी, एक सिटी जो है उसने बनाई है, और उस सिटी है कर्णावती। ठीक है, अगर बात करें कि रिसेंट टाइम में उस सिटी का नाम क्या है, तो वो जो सिटी है वो है अहमदाबाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था और उसकी जो है स्थापना जो है किसने की थी। अब हम देखेंगे तोमर राजाओं के बारे में। स्टूडेंट बात करते हैं हमारे जो दो वंश और हैं वो है तोमर और चंदेल। अब बात करते हैं तोमर वंश की। तोमर वंश मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली वाले क्षेत्र पे जो है इंद्रप्रस्थ वाले क्षेत्र पे जो है तोमर वंश का जो है राज था। अब आपने यहाँ से याद रखना है कि क्या दिल्ली किसने बसाया? तोमर वंश ने। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक राजा हुआ सूरजपाल। ठीक है, उसने जो है एक कुंड बनवाया और उसका नाम अपने ही नाम पे रख दिया सूरज कुंड, जो कि अब रिसेंट टाइम में फरीदाबाद वाले रीजन में जो है आता है सूरज कुंड। सूरज कुंड जो है आर्ट एंड क्राफ्ट मेला भी लगता है, आपने देखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो वंश था चंदेल वंश, जो बुंदेलखंड एमपी वाले क्षेत्र में था, खजुराहो के जिन्होंने मंदिर बनाए। यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो मंदिरों के ऊपर आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन आता है। आपने बस इसका फाउंडर याद रखना है। इसका जो फाउंडर था, संस्थापक था, वो था नानका। अब स्टूडेंट हमने बात की कि हमने बात कर ली है कि मोहम्मद गजनी के अटैक भी हो गए, मोहम्मद गौरी के अटैक भी हो गए। अब हम इसके बाद देखते हैं कि मोहम्मद गजनी आता है, किस किस के साथ युद्ध है। 17 रेड उसने यहाँ की है, 17 रेड्स यहाँ पे किए, 17 आक्रमण किए हैं, तो क्या क्या होता है। फिर हमने देखा कि मोहम्मद गौरी आता है, तो उसके किस किस के साथ जो है युद्ध होते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सेकंड जो मुस्लिम अटैक हो रहा है हमारे देश पे, जो है अटैक हो रहा है मोहम्मद गजनी का। अब मोहम्मद गजनी का जो अटैक हो रहा है उसका जो एक अंपायर है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, जो है इसका अंपायर है, और वहां से जो है वो अटैक कर रहा है हमारे यहाँ पे भारत पे। ठीक है, अब बात करें कि हमने पहले बात की कि जो फर्स्ट जो अटैक हो रहा है मुस्लिम, वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईडी में किया, लेकिन वो अरब वाले क्षेत्र से हुआ था। अगर बात करें अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से कब हुआ, तो मोहम्मद गजनी ने जो है अटैक किया। ठीक है, अब बात करें कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये जो है मोहम्मद गजनी के जो मतलब पूर्वज थे वो स्लेव थे, और वो खुद जो है टर्क थे, मतलब तुर्क के रहने वाले थे। तो अगर पहले जो है अटैक हुआ अरब से, पहला अटैक हो रहा है अरब से और दूसरा हो रहा है तुर्क से, तो आपको ये भी पता होना चाहिए पहला अटैक अरब से हुआ और दूसरा जो है पहला अटैक अरबों ने किया और दूसरा जो है तुर्कों ने किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसने जो है भारत पे अटैक किए। ठीक है, तो इसने जो है भारत पे 17 अटैक किए हैं। ठीक है, 17 जो है इसने अटैक्स किए, 17 जो है यहाँ रेड्स की हैं। अब उसने यहाँ 17 जो रेड्स की हैं
उसका जो एक मेन रीजन था, उसका रीजन जो है ये था कि वो यहाँ से सिर्फ जो है धन लूटना चाहता था, संपत्ति लूटना चाहता था, पैसा इकट्ठा करना चाहता था। उसका ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि मैं भारत पे जो है राज करूं। अब इसका रीजन ये है कि वो चाहता था कि मेरा जो साम्राज्य है अफगानिस्तान बाद में वो बहुत ही समृद्ध हो, मेरे शहर जो है बहुत ही अच्छे हो, और वो सेंट्रल एशिया वाले पोर्शन में जो है उसके युद्ध चल रहे थे, तो उसको जो है पैसे की बहुत जरूरत थी। अब बगदाद का खलीफा है उस टाइम, खलीफा जो आपको पता है कि मुस्लिम जो है एक रिलीजियस पोस्ट होती है, तो उसने जो है इसको जो है सुल्तान की उपाधि दी थी, ठीक है। और खलीफा आप देखते हैं कि लेटेस्ट स्टेज पे हम बात करते हैं जब खिलाफत मूवमेंट होती है और गांधी जी के साथ जो है पैक्ट होता है, चौरा चौरी का आंदोलन होता है जिस टाइम पे, ठीक है। अब बाद में उसने जो है 1001 से लेके 1027 एडी तक जो है 17 अटैक किए यहाँ पे। अब उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। 1001 में उसका जो है युद्ध हो रहा है जब उसने अटैक किया, जिसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ बाहिंद, इंपॉर्टेंट है। बाहिंद जो है पेशावर वाला पाकिस्तान वाला जो रीजन है वहां पे कोई जगह है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ बाहिंद। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें कि हमने पहले बात की कि हमारे पास जो है 3 डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। अब जब वो टूट रही हैं तो हमने देखा था कि जो गुर्जर प्रतिहार है उनका जो है राज यहाँ तक है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र तक जो उनका राज है। तो जब वो टूटे तो हमने भारत की बात तो कर ली कि यहाँ ऐसी ऐसी डायनेस्टीज बनी, गुजरात की बात की हमने कि वहाँ सोलंकी जो है वंश है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ बढ़े तो वहां भी तो कोई राज्य रहे होंगे, तो वहां कोई हिंदू राज्य था, ब्रह्मशाही कोई राज्य था, और वहां का राजा है जयपाल, ठीक है। अब जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच में युद्ध हो रहा है, फर्स्ट बैटल ऑफ बाहिंद, और उसमें जो है हिंदू राजा जयपाल की जो है हार हो रही है, और जयपाल की इस हार को जो है इसका जो है सदमा सहन नहीं कर पाते हैं और जल के जो है आत्महत्या कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है मोहम्मद गजनी क्या करता था कि ये मैक्सिमम जब इसने यहाँ अटैक किए हैं, ये समर के समय में, गर्मियों के समय में जो है भारत पे अटैक करता था और जो है यहाँ से धन लूट के चला जाता था। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि आगे जो है मानसून आने वाला होता था, और जो समय पे जो है पंजाब की जो नदियां होती हैं उफान पे होती है, तो उनको जो है क्रॉस करना जो है टफ होता है। अब 1008 में वो फिर से आ रहा है अटैक करने के लिए, और उसका जो है सेकंड बैटल ऑफ बाहिंद जो है उसका मुकाबला हो रहा है जयपाल के पुत्र अनंतपाल से, ठीक है। तो इस रेड में भी जो है मोहम्मद गजनी जो है जीत जाता है और अनंतपाल की जो है मौत हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं 1009 में जो है वो अपनी फोर्थ रेड पे जब आता है तो अटैक करता है। अगर हम बात करें अब सेम टाइम की, हिमाचल में जो है एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, कांगड़ा का जो किला है, कांगड़ा में के राजा ने जो किला बनाया था उसको बोलते थे नगरकोट का किला, ठीक है। तो नगरकोट किले पे जो है आक्रमण करता है और वहां से जो है धन लूटता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि उसमें जो यहाँ का राजा है जगदीश चंद्र, वो साथ में क्या करता है कि नगरकोट के किले को जीतता है, और वहां पे एक मंदिर है ब्रिजेश्वरी मंदिर, और वहां से जो है वो बहुत सारी संपत्ति जो है लूट के चला जाता है, और जो है मंदिर को भी बहुत हानि पहुंचाता है। अब स्टूडेंट अगर बात करें कि मोहम्मद गजनी का जो मेन एम था वो यहाँ पे वो क्या था। अब एक एम हमने बात की इसकी, किसने यहाँ पे 17 अटैक किए, 17 अटैक्स किए यहाँ पे, तो इसका एक रीजन था कि वो धन लूटना चाहता था, संपत्ति इकट्ठा करना चाहता था। साथ में जो है इसका एक मकसद था कि वो जो है मुस्लिम धर्म को जो है यहाँ स्प्रेड करना चाहता था। तो जब भी वो यहाँ आता था तो जो भी उसको मंदिर मिलते थे वो मंदिरों को जो है तोड़ देता था। अब हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है मोहम्मद गजनी के बारे में कि वो जो है अपनी 63 रेड में आता है और जो है गुजरात में जो एक मंदिर है जिसके बारे में पहले भी आपको कई बार जिक्र किया है, सोमनाथ मंदिर, उसको जो है तोड़ते हैं। अब हम देखते हैं उस अटैक के बारे में। अब स्टूडेंट बात करते हैं मोहम्मद गजनी की जो 16th जो रेड थी, 16वां जो अटैक था उसमें क्या हुआ। 16वां अटैक जो है उसकी आपको डेट भी याद रखिए कि 1025 में जो है इसने गुजरात वाले क्षेत्र पे जो है हमला किया। गुजरात का काठियावाड़ वाला रीजन है, सौराष्ट्र वाला जो रीजन है गुजरात का, ठीक है, वहां पे इसने हमला किया 16th अटैक में, और इसने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर अब की बात की जाए या उस समय की बात की जाए, सोमनाथ मंदिर जो है बहुत ही जो मतलब धनवान या रिच जो मंदिर है इंडिया का उसमें से था। अब इसने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा तो ऐसा बोला जाता है कि इसने जो है मंदिर को लूटा और वहां पे जो शिवलिंग था उसको तोड़ दिया, और बाद में जो है उसने जो है शिवलिंग को जो है वो ले गया, और जो है उसने जो है अपनी जो स्टेयर्स थी, जो पौड़ियां थी अपने साम्राज्य में, वहां पे जो है उनको लगाया था, ठीक है। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर को जब इसने लूटा और वहां से जो है बहुत सारी धन संपत्ति जो है वो ले गया, तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये लूट के जा रहा था तो इसकी इतनी बहुत बड़ी सेना थी और इतना धन था कि इसके घोड़े जो हैं एक तरफ से जो है अफगानिस्तान में पहुंच चुके हैं और एक तरफ से जो है अभी तक वो इंडिया में ही चल रहे हैं, मतलब लाइन जो है उसकी बहुत लंबी थी। अब बात करते हैं कि मैंने आपको पहले वंश पढ़ाया सोलंकी वंश,
जो जिनको चालुक्य जो है गुजरात का चालुक्य बोला जाता है। तो मैंने आपको उसके जो है दो राजा पढ़ाए थे, भीमा वन और भीमा टू। तो मैंने आपको बोला था कि भीमा वन जो है वो रिलेट होगा मोहम्मद गजनी से। अब देखते हैं भीमा वन के बारे में। तो जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट रहा है तो भीमा वन जो है राजा है गुजरात वाले क्षेत्र का, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि भीमा वन ने जो है तैयारी कर ली है पूरी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा है कि इसके साथ जो है युद्ध करने की। लेकिन मोहम्मद गजनी को जो है पहले से ही खबर मिल जाती है कि भीमा वन जो है वो अटैक करने वाला है, और वो जो है रातों रात जो है यहाँ से निकल के जो है चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो उसकी 7th जो रेड थी, लास्ट रेड थी, ठीक है, जो 1026 में हुई थी। अब जब वो लूट के जा रहा है, अगर हम बात करें, ये भी बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ से जब वो लूट के जा रहा है तो वो यहाँ से जब पंजाब वाले क्षेत्र से, पाकिस्तान वाले क्षेत्र से लूट के जा रहा है, तो जाते जाते जो है उस पे जो है अटैक कर दिया किसने, जाटों ने, ठीक है। अब जाट उस पे अटैक कर रहे हैं और वो भी कुछ संपत्ति उससे लूट रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो 1026 में जो है मोहम्मद गजनी एक बार फिर से आता है और जाटों के ऊपर जो है अटैक कर रहा है, जाटों से बदला लेने के लिए कि उन्होंने जो उसकी संपत्ति लूटी थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रेड में जो है जाटों के ऊपर अटैक हुआ था और कब हुआ था, कब सोमनाथ पे हुआ था और कौन सा ईयर चल रहा था और जो है कौन सी वो रेड थी। अब जब वो जाटों के ऊपर अटैक कर रहा है 1026 में आके बदला ले रहा है, तो वो जो है एक उसी समय जो है आगरा पे भी जो है अटैक कर रहा है। बैरा फोर्ट है वहां पे, बैरा कोई जो है वहां पे फोर्ट बनाया हुआ था, वहां पे जो है इसने अटैक किया और उसको भी जो है लूट लिया। अब स्टूडेंट मोहम्मद गजनी के बारे में इतने, लेकिन इसके दरबार में जो है 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी। अब हम देखेंगे उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है, वो भी हम देखेंगे कि उनसे जो है कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट अब बात करते हैं कि हम कि मोहम्मद जो गजनी है उसके जो है दरबार में जो है 3 जो है हिस्टोरियन है, 3 जो है इतिहासकार हैं और उन्होंने जो है कुछ पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। तो एक है उत्बी, एक है अल-बुरूनी और एक है फिरदौसी, ठीक है। अब बात करते हैं पहले हम उत्बी की, ठीक है। अब जो उत्बी है उसका कोर्ट हिस्टोरियन, मतलब वो इसी के दरबार में रहता है और जो है इसकी हिस्ट्री जो है लिखता है, ठीक है। उसने 2 इंपॉर्टेंट जो है पुस्तकें लिखी हैं, किताब उल यामिनी और एक लिखी है तारीख ए यामिनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि किसने लिखी है। अब बात करते हैं हम दूसरे पर्सन की। दूसरे पर्सन का नाम है अल-बुरूनी, ठीक है। अल-बुरूनी जो है वो जो है ईरान का रहने वाला था। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो मोहम्मद जो गजनी है वो जो है इंडिया से धन लूट रहा है और सेंट्रल एशिया के वाले क्षेत्र में जो है वो लड़ रहा है और उसका जो एम्पायर था वो ईरान तक जो है एक्सटेंड हो। तो ईरान से जो है उसने जो है एक जो है कोई स्लेव खरीदा है और जो है वो राइटर है, ठीक है। और उसका जो असली नाम है वो है अबू रेहान मोहम्मद। बहुत बार पेपरों में आ चुका है क्वेश्चन कि अल-बुरूनी का जो है रियल नेम क्या था, वो था अबू रेहान मोहम्मद, ठीक है। और ये जो है ये पर्शियन राइटर था, ये फारसी में जो है लिखता था। इसने जो है 1030 में जो है एक पुस्तक लिखी किताब उल हिंद और इसी को जो है बोला जाता है तहकीक हिंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसने जो है लिखी थी अरबिक में लिखी हुई थी, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर बात करें कि हमने बात की कि जो मोहम्मद जो गजनी है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, तो यहाँ से जो है कुछ पुस्तकें भी ले जा रहा है, ठीक है। तो जो है अपने साथ जो है पुस्तकें ले गया, कुरान ले गया कुछ। तो ये जो अल-बुरूनी है मतलब अबू रेहान मोहम्मद है, जो ये फर्स्ट पर्सन है जिसने जो है कुरान पढ़े हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट पर्सन कौन था, मुस्लिम फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने कुरान पढ़े हैं, वो था अल-बुरूनी, अबू रेहान मोहम्मद। कोई भी ऑप्शन आ सकती है पेपर में। अब बात करते हैं तीसरे हिस्टोरियन की, जो तीसरा इतिहासकार था वो था फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी जो है तीसरा जो है वो था और वो भी जो है ये जो है फारसी में लिखता था, ठीक है, फारसी में लिखता था। उसने जो है एक पुस्तक लिखी है शाहनामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं किंग्स बुक ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं की पुस्तक बोला जाता है इसको। और जो ये इतना फेमस था फिरदौसी कि इसको जो है होमर ऑफ ईस्ट बोला जाता है। अब होमर की बात करें तो होमर जो है ग्रीस वाले क्षेत्र में जो है कोई बहुत ही बड़ा लेखक रहा है, तो उसके साथ जो इसको कंपैरिजन किया जाता है इसका कि बताओ ईस्ट का जो है होमर कौन है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इसको जो है एज इट इज सीक्वेंस में याद रखना है। तो आपने इसको याद रखना है उफ करके, ठीक है। अगर आपको इस सीक्वेंस, क्योंकि अगर पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं पेपर में कि किताब उल हिंद जो है आप बोल दोगे कि उत्बी ने लिखी हुई है और जो उत्बी ने लिखा है वो ऑप्शन आप लगा दो कि अल-बुरूनी ने लिखी है। तो आपने जो है इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, उफ करके आपने इसको याद रखना है और फिर जो है आपको पेपर में जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो है इजी हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने बात कर ली कि मोहम्मद गजनी ने यहाँ पे जो है अटैक की, 70 रेड्स वो यहाँ पे कर रहा है, क्या क्या हुआ उसके
कोर्ट में गया। अब इससे पहले मैंने आपको जो है जब राजपूत वंश पढ़ाए थे उसमें मैंने जिक्र किया था कि मोहम्मद गौरी का अटैक भी हो रहा है। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का अटैक यहाँ हो रहा है और उसके साथ जो है कौन जो है युद्ध कर रहा है। स्टूडेंट अभी तक जो है हमने देखा थी कि जो महमूद गजनी है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, 17 उसने आक्रमण किए यहाँ पे, पर उसका जो है कोई भी ऐसा एम नहीं था कि मैं भारत पे जो है राज करूं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट जो है अटैकर आ रहा है, जो बाहर से आक्रमण हो रहा है, वो हो रहा है मोहम्मद गौरी। पहले था महमूद, अब है मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है यहाँ पे जो है सोच रहा है कि मैं भारत पे राज करूं, जो है उसका भी जो है वहां पे राज्य है, और ये भी जो है अफगान से आया है, और ये भी जो है तुर्क का स्लेव है, मतलब ये भी तुर्क है बेसिकली। ठीक है, अब इसका गौर राज्य है वहां पे कहीं, वहां से ये बढ़ रहा है और यहाँ पे जो है अटैक करने की जो है सोच रहा है, और इसको जो है वास्तविक संस्थापक बोला जाता है मुस्लिम। अगर हम बात करें मुस्लिम एम्पायर का, जो इंडिया में वास्तविक संस्थापक कौन था, वो था मोहम्मद गौरी। अब इसने क्या किया कि इसने जो अपना फर्स्ट अटैक है वो 1175 एडी में जो है 1175 में जो है ये मुल्तान वाले क्षेत्र में जो है अपना पहला जो है अटैक करता है, और ये जो मुल्तान को जीत लेता है। अब अगर और मुल्तान को जो है उस टाइम में सिटी ऑफ गोल्ड बोला जाता था। ठीक है, अब अगर बात करें कि मुल्तान को जीत रहा है तो इसका जो हौसला बढ़ रहा है और ये सोचता है कि मैं आगे बढ़ता हूं और मैं जो है भारत पे जो है कब्जा कर लूंगा। ठीक है, अब इसने क्या किया कि 1178 में जो है ये जो है गुजरात वाले क्षेत्र पे जो है अटैक करता है। अब मैंने आपको पहले बताया कि साथ में जो है इसके राजपूत डायनेस्टी चल रही है, तो वहां पे जो है गुजरात वाले क्षेत्र में जो डायनेस्टी थी वो थी चालुक्य सोलंकी। तो उसमें जो है दो राजा मैंने आपको बताया था, भीमावन का जो है मैंने आपको बता दिया कि जब जब मोहम्मद गजनी जो अटैक कर रहा है सोमनाथ टेम्पल पे, उससे लेना देना है। अब बात करते हैं भीमा टू की, भीम टू जो वहां का राजा है। अब जब 1178 में जो है ये सेकंड अटैक कर रहा है भीम टू के राज्य पे, गुजरात पे, तो क्या हुआ कि एक युद्ध हो रहा है, क्याद्रा युद्ध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्याद्रा युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की जो है हार हो जाती है भीम टू के जो है हाथों से। अब भीम टू जो है इसको जो है बंधक बना लेता है। लेकिन अगर बात की जाए कि जो हमारे राजपूत वंश थे उनका जो है ऐसा कोई मतलब कोई मकसद नहीं था कि हम अपने एम्पायर को बढ़ाएं, वो आपस में ही लड़ते रहते थे और बस। ठीक है, तो भीम टू को जो है इसने जो है कोई लालच दिया होगा और भीम टू ने दिया और जो है मोहम्मद गौरी को जो है आजाद कर दिया। अब इस युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गौरी को समझ आई कि अगर मुझे जो है भारत को जो है जीतना है तो मुझे जो है एक जो है पर्टिकुलर जो है मतलब कोई एरिया अपने अंडर लेना पड़ेगा जहां मैं अपना बेस कैंप बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पहले ये जो है गौर से जो है अटैक करने के लिए आता था, तो इतने दूर से अगर अटैक करने के लिए आ रहा है तो इसने जो है एक प्लान बनाया कि मुझे पहले जो है पंजाब वाले क्षेत्र पे जो है अधिकार करना पड़ेगा। फिर इसने क्या किया कि 1179 में जो है इसने पेशावर वाले क्षेत्र को जीत लिया और 1182 में जो है इसने सिंध को जो है जीत लिया। अब हम देख रहे हैं कि पंजाब वाले क्षेत्र में जो है इसने जो है जीत लिया है, पंजाब वाला क्षेत्र जो है इसने जीत लिया है। अब जो है ये धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना शुरू करता है। तो आगे हम देखते हैं कि अगर ये बढ़ रहा है पंजाब से होकर आगे को बढ़ रहा है, दिल्ली की तरफ को बढ़ रहा है। दिल्ली में मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पे जो है जो राजा है वो तोमर राजा है, लेकिन उन पे जो है जीत हासिल कर ली है जो हमारे चौहान वंश है। तो अब चौहानों का जो इस टाइम पे राजा है वो है पृथ्वीराज सिंह। तो पृथ्वीराज थ्री और मोहम्मद गौरी की जो है आपस में जो है लड़ाई हुई। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज थ्री और मोहम्मद गौरी की जब लड़ाई होती है तो क्या होता है। स्टूडेंट अब बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है पंजाब पे जो है कब्जा कर चुका है। 1182 में जो इसने सिंध प्रांत भी जीत लिया और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली की तरफ जो है पहुंच रहा है। ठीक है, अब बात करें अगर दिल्ली की तरफ पहुंचना है तो बीच में जो हरियाणा वाले क्षेत्र आते हैं। तब जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली पे जो है वो तोमर राजाओं का जो अधिकार है, और अगर बात की जाए असली अधिकार वहां पे है चौहान वंशज का। ठीक है, तो पृथ्वीराज थ्री जो है उस टाइम जो है चौहान वंश का जो है राजा है। तो 1191 में जो है एक युद्ध हो रहा है पृथ्वीराज चौहान थ्री और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसको बोला जाता है त्राइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्राइन जो है। अगर आपकी बात करें कि कहां पे है, तो अगर हम बात करें करनाल वाला जो हरियाणा का क्षेत्र है वहां पे जो है त्राइन कोई जगह है। अब पृथ्वीराज थ्री जो है इसमें जीत जाता है और इस युद्ध से जो है मोहम्मद गौरी को जो है सबक मिलता है। अब इसी के साथ जो है एक स्टोरी और चल रही है कि मैंने आपको बताया कि एक और जो है वंश है जो राजपूत वंश है, उसमें से जो है एक वंश है जो मैंने आपको पहले बताया था कि गाढ़वाल करके जो है एक वंश है, कन्नौज वाले क्षेत्र में जो एक वंश है, वहां का कोई राजा है जयचंद। ठीक है, तो जयचंद की कोई बेटी है संयोगिता करके, कोई उसका कुछ नाम है, उसका और जो हमारा पृथ्वीराज चौहान थ्री है, इनका जो है आपस में जो है अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो जयचंद को जो है पृथ्वीराज चौहान थ्री जो है पसंद नहीं, और वो जो है अपनी बेटी का विवाह जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं करना चाहता है। तो जयचंद जो है मिल जाता है मोहम्मद गौरी के साथ।
ठीक है। अब जो है हमारा दूसरा युद्ध हो रहा है 1192 में, 1192 एडी में जो दूसरा युद्ध हो रहा है, तराइन का दूसरा युद्ध, वही सेम जगह पे युद्ध हो रहा है। अब इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, क्योंकि जयचंद जो उनके साथ मिल चुका है। अब उसको जो है जो हमारा पृथ्वीराज चौहान 3 है उसकी सेना के बारे में नॉलेज होगी, या फिर बात करें कि मोहम्मद गौरी की सेना बहुत बढ़ गई होगी इसकी वजह से, और इसमें जो है मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि फिर वहां से जो है पृथ्वीराज चौहान 3 जो है भाग जाता है, और जो है उसको जो है सरस्वती नदी है हमारी जो हरियाणा में, वहां पे जो है उसको पकड़ लिया जाता है और उसको बोला जाता है कि तुझे जो हम अजमेर पे जो है राज करने का मौका फिर से देते हैं, क्योंकि ये जो है अजमेर का जो है राजा था। अब बात करते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि बाद में चल के जो है इसने जो है पृथ्वीराज चौहान 3 ने जो है कोई प्लान बना दी थी और फिर जो है इसको जो है मार दिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। अब बात करते हैं कि जयचंद जिन्होंने जो है साथ दिया मोहम्मद गौरी को, उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। अब 1194 में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने जो है अटैक कर दिया है गाढ़वाल राजा कन्नौज वाले क्षेत्र पे जयचंद के ऊपर में, और जो है जयचंद को हरा दिया, और इस तरह से जो गाढ़वाल वाला क्षेत्र भी जो है उनके जो है अधीन हो गया। और हमने फिर देखा कि पंजाब का क्षेत्र जो उनके अधीन हो चुका है, दिल्ली तक अजमेर तक जो है मोहम्मद गौरी पहुंच चुका है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो आगे क्या करता है। अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट कि इसके कुछ गवर्नर नहीं है, तो ये जो है खुद जो है वापिस चला जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है अपने गवर्नर छोड़ जाता है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसने जो है जीत लिया, अभी तक वो दिल्ली तक पहुंच गया, अजमेर तक पहुंच चुका है वो, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसने क्या किया उसके बाद कि वो जो है खुद वापिस चला जा रहा है अपने राज्य के लिए, गौर में जो है वो चला गया, और जो है उसने यहाँ पे जो है अपने गवर्नर अपॉइंट कर दिया, जो कि उसका मेन लीडर था, सेनापति था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसको जो है वो गवर्नर बना रहा है और जो है खुद वापिस चला जा रहा है। अब ये जो है इसकी जो जीत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने पहले देखा था कि गुजरात के क्षेत्र को जो है मोहम्मद गौरी जीत नहीं पाया था, भीमा टू वहां का राजा था, उसने उसको बंधक बना लिया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्नर है, जो वो जो है मोहम्मद जो गौरी है उसके बिहाफ पे जो है गुजरात को जीत लेता है, और इस तरह से गुजरात भी जो है मोहम्मद गौरी के जो है अधीन हो गया। अब हमने देखा कि दिल्ली, गुजरात, पंजाब वाला क्षेत्र जो है इनके अधीन हो चुका है। अब बात करते हैं कि उसी का जो है गौरी का एक और गवर्नर है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, ठीक है, जो बाद में चल के जो है फिर से इसका जो है नाम आएगा जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। तो बख्तियार खिलजी जो है वो भी जो है बढ़ता है आगे की तरफ, और वो जो है बिहार को भी जीत लेता है और बंगाल को भी जीत लेता है, ठीक है। अब जब बख्तियार खिलजी जो है आगे बढ़ रहा है, तो हमने देखा कि बिहार बंगाल से होता हुआ जा रहा है। तो अगर आपने कभी क्वेश्चन पढ़ा होगा कि वो कौन सा गवर्नर था जिसने जो है नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज को जो है तोड़ दिया था, ध्वस्त कर दिया था, तो ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने जो यूनिवर्सिटीज को, विश्वविद्यालय को जो है तोड़ दिया था। अब बात करते हैं कि 1205 में जो है मोहम्मद गौरी जो है फिर से वापिस आ रहा है भारत में, और यही जब वो वापिस आया यही उसकी मौत का जो है कारण बनता है। अब क्या हुआ कि खोखर विद्रोह हो रहा है। बात करें खोखर विद्रोह क्या है, तो खोखर कोई जनजाति है पंजाब वाले क्षेत्र में पाई जाती थी, और वो बहुत ही लड़ाके होते थे और वो चरवाहे होते थे। तो खोखर का विद्रोह हो रहा है, उसको दबाने के लिए जो मोहम्मद गौरी वापिस आ रहा है और इनसे जो है वो लड़ रहा है और जो है वो घायल हो जा रहा है, ठीक है। अब जब वो वापिस जा रहा है अपने राज्य की तरफ, तो 1206 में जो है दमियन कोई जगह है झेलम नदी के किनारे, वहां पे जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब स्टूडेंट वो यहां से वापिस जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे उसने एक अपना जो है गवर्नर अपॉइंट कर दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राज करना शुरू कर देगा भारत में, और बात करें कि गौर में कौन राज करेगा वो भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसका जो है पहला राजा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने जो यहाँ की वंश की स्थापना करता है, जिसको हम गुलाम वंश भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है गुलाम था उसका, मोहम्मद गौरी का गुलाम वंश भी बोला जाता है, ममलूक वंश भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत, उसमें हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, उसके वंश आगे क्या क्या करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।